Today I am going to teach you the first chapter of your class 8 civics, which is the name of the chapter is the Indian Constitution. So first of all मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर को हम बहुत ही ब्रीफ तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो चैप्टर है इतना डिटेल में नहीं है और यहाँ पे एग्जांपल्स देके आपको समझाने की कोशिश की गई है. तो लेट्स बिगिन द चैप्टर. First of all, the first topic of your chapter is why does a country need a constitution? This is your first topic of this chapter. In this topic, we came to know about the constitution and why एक country को ज़रूरत है constitution की. और ये जो पिक्चर यहाँ पे दिखाई गई है, ये पिक्चर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की 1934 की. ये पिक्चर है यहाँ पे. So now let's begin with the first topic. Today most countries in the world have a constitution. और जो डेमोक्रेटिक कंट्री होती है उसके पास तो कॉन्स्टिट्यूशन होता ही होता है, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि सारी कंट्रीज जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशन हो वो क्या हो, डेमोक्रेटिक हो. यहाँ पे आपको एग्जांपल से यहाँ पे समझाया जा रहा है. मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, एक मिनट. ये जो सिनेरियो है ये है नेपाल का. किसका सिनेरियो है ये? नेपाल की. एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दी हुई है कि नेपाल में क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन तो था नेपाल में, बट वहाँ पे थी किंग रूल, विच मीन्स वहाँ पे क्या थी, मोनार्की थी. हियर इज द वर्ड. तो जो मोनार्की जब वहाँ पे थी तो जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन था उसकी इतनी वैल्यू नहीं थी, क्योंकि किंग अपने ही तरीके से उसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था और अपने तरीके से ही पूरी दुनिया नेपाल में राज कर रहा था. तो लोगों ने बहुत से लड़ाइयाँ की, जैसे कि आप ये जो पिक्चर्स हैं ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे लोग जो हैं वो लड़ रहे हैं डेमोक्रेसी के लिए. तो जब उनके पास डेमोक्रेसी आ गई तो उन्होंने क्या किया, एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, पुराना वाला जो है वो ख़त्म कर दिया. तो अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की क्या ज़रूरत है, कॉन्स्टिट्यूशन की क्या इम्पोर्टेंस है. फर्स्ट यहाँ पे बताया गया है दैट ये हमारे बेसिक काइंड ऑफ कंट्री जो है, विच मीन्स ये हमारे फंडामेंटल नेचर ऑफ कंट्री को बताता है. कि जैसे कि हमारी कंट्री है इंडिया, वहाँ पे सिर्फ एक रिलीजन तो नहीं है, एक कम्युनिटी तो नहीं है, अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं, अलग अलग लैंग्वेज के लोग रहते हैं. बट ये जो लोग अलग अलग रहते हैं इनकी जो नीड्स और एस्पिरेशंस है वो भी अलग अलग ही हैं. बट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक ऐसे रूल्स सेट करता है, प्रिंसिपल्स ऐसे सेट करता है जो हर एक इंसान को मानने ही मानने होते हैं. ओके, सो नाउ लेट्स बिगिन विद दिस सेकेंड वन है, ये हमें बताता है कि आपकी कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या बताता है कि आपका जो कंट्री का नेचर है, पॉलिटिकल सिस्टम है, वो कैसा है. ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने नेपाल की एग्जांपल ली कि वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन तो था बट रूल किसका था, किंग का. तो जब उन्होंने डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो लाई तो वहाँ पे जितना भी सारा रूल था, जो बोल सकते हैं ना जिसका मतलब जैसे जब मोनार्की का रूल था तो किंग जो है वो अपना वो जमाता था, रोब जमाता था. तो अब जब डेमोक्रेटिक कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अपना रोब जमाता है, और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है. और जो भी कोई मिसयूज़ करता है अपनी अथॉरिटी को, जो रिप्रेजेंटेटिव हम चूज़ करते हैं तो हम इसलिए चूज़ करते हैं कि वो हमारे बिहाफ पे काम करे. बट अगर वही रिप्रेजेंटेटिव अपनी पावर को मिसयूज़ करता है तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें सेफगार्ड्स प्रोवाइड करता है कि हम उन्हें चेंज कर सकते हैं या फिर उनके लिए कुछ रूल्स हैं जो अगर वो मिसयूज़ करेंगे पावर्स को तो उन्हें सज़ा मिलेगी, या ऐसे करके रूल्स. तो ये एग्जांपल जो है वो उन्होंने हमें यहाँ पे दी हुई है. एक क्लासरूम का सिनेरियो उन्होंने हमें बताया है, दिस आई एम टॉकिंग अबाउट. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्लासरूम का सिनेरियो बताया है कि क्लास में सुरेश जो है वो मॉनिटर है, जो कि बहुत ज़्यादा रोब जमाता है सारी क्लास के ऊपर. तो जब टीचर बाहर गई, टीचर ने कहा कि सुरेश आपको क्लास को माइंड करवाना है. तो सुरेश जो है वो अनिल को सू करता है और कहता है कि अनिल मैं तुम्हारे मैम से कंप्लेन करवाऊंगा, जबकि अनिल ने कुछ नहीं किया होता. जब टीचर आती हैं तो अनिल को वो शिकायत लगाता है मैम के साथ, और मैम अनिल को जो है वो डांटती हैं. तो आपने यहाँ पे देखा कि कैसे जो मॉनिटर है क्लास का वो मिसयूज़ कर रहा है पावर को, बट कोई भी उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा रहा. तो यही होता है एक डेमोक्रेटिक कंट्री जब हो जाती है. तो ये चीज़ अगर डेमोक्रेटिक कंट्री में होती है तो इनको सू किया जाता है, इनको पनिशमेंट दी जाती है जो अपनी पावर को मिसयूज़ करते हैं.
नाउ कम टू दिस। अब जो अगला फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन जो प्ले करती है बहुत क्रूशियल रोल, वो है कि माइनॉरिटीज हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं जो वो डोमिनेट ना हो सके मेजोरिटीज से। एग्जाम्पल देके उन्होंने, मैं बोल रही हूँ आपको कि यहाँ पे बहुत से एग्जाम्पल देके आपको समझाया जा रहा है। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल है वो है क्लासरूम की एग्जाम्पल है, जहाँ पे गर्ल्स जो है वो कम नंबर में है, बॉयज जो है वो ज़्यादा नंबर में है। तो यहाँ पे उन्होंने हमें बताया है कि गर्ल्स क्या चाहते हैं कि वो बास्केटबॉल खेलें, बट बॉयज चाहते हैं कि वो क्रिकेट खेले। तो जब वो टीचर को बोलती है तो टीचर कहती है कि आप अपने हिसाब से देख लो। तो बॉयज जो है वो जीत जाते हैं और गर्ल्स जो है वो अपनी मर्जी की गेम नहीं खेल पाती। तो यही होता है अगर आप जब आप मेजॉरिटी ग्रुप में हो और आप माइनॉरिटीज को सप्रेस करने की कोशिश करते हो या फिर डोमिनेट करने की कोशिश करते हो, तो वो आप के खिलाफ एक्शन भी ले सकती हैं। तो यही जो सेफ गार्ड है वो प्रोवाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन हमारे माइनॉरिटीज़ को। ये वो पक्की पक्की खबर रखता है कि कोई भी जो मेजॉरिटी ऑफ ग्रुप है वो माइनॉरिटीज़ को सप्रेस ना करे। यहाँ पे दो सिचुएशंस आती हैं, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे दो सिचुएशन आती हैं, एक होती है इंटर, एक होती है इंट्रा। अब ये इंटर और इंट्रा में क्या डिफरेंस है? इंटर होता है जब एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को क्या करती है, सप्रेस करती है। जैसे कि यहाँ पे हमने देखी एग्जांपल बॉयज़ की, बॉयज़ गर्ल्स को सप्रेस कर रहे हैं, ये हो जाता है हमारा इंटर। इंट्रा क्या होता है? जब बॉयज़ खुद में ही एक दूसरे को सप्रेस करें, डोमिनेट करें। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है इंटर और इंट्रा में क्या। थर्ड जो आता है वो आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें खुद से ही बचाता है। अब ये थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि हम ऐसा क्या गलत कर रहे हैं जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन बचाता है। तो जैसे कि आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन एक रूल बुक है जिसके अकॉर्डिंगली सारे काम करते हैं, जिसके अकॉर्डिंगली रिप्रेजेंटेटिव हमारा जो है वो काम करता है। तो यहाँ पे एग्जांपल देके फिर से आपको समझाने की कोशिश की है कि ये जो शबनम होती है इसका होता है कल टेस्ट। ये की बात कर रही हूँ मैं, ये जो शबनम है इसका कल टेस्ट होता है चैप्स का, बट इसका फेवरेट टीवी सीरियल जो है वो आ रहा होता है टीवी में। तो इसका एक मन करता है, डबल मन हो जाता है ना कभी कभी कि यार मेरा मन कर रहा है कि मैं ये करूं बट मेरा वो करने का भी मन कर रहा है। कभी कभी ऐसी सिचुएशन हमारे साथ भी आ जाती है कि हम चाहते हैं कि हम ये दोनों चीज़ें एक टाइम पे करें, बट दैट वॉज नॉट पॉसिबल। तो यही सिचुएशन शबनम के साथ आती है कि वो चाहती है कि वो टीवी सीरियल देखे जो कि उसका फेवरेट टीवी सीरियल है, और दूसरी तरफ उसके पास ये सिचुएशन है कि उसका कल टेस्ट है। तो टेस्ट भी लर्न करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस हैं उसमें जो उसको नहीं आते। तो उसका डबल माइंड हो जाता है। तो उसकी जो मम्मी होती हैं ये इसको पूछते हैं कि शबनम क्या हुआ है? तो वो बोलती है कि मेरा टीवी सीरियल आ रहा है फेवरेट और आपने टीवी लगाया तो मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो मैं क्या करूँ? उसकी मम्मी बोलती है हम टीवी बंद कर देते हैं, कोई भी टीवी नहीं देखेगा। कोई टीवी नहीं देखेगा तो तुम्हारा मन भी नहीं भटकेगा। तो बोलती ये अच्छा है कि अगर कोई भी टीवी नहीं देखेगा तो मैं भी टीवी नहीं देख पाऊंगी, ना मेरा मन करेगा टीवी देखने का। तो यही चीज़ होती है कि कभी कभी करप्शन हो जाती है या फिर कभी कभी दंगे फसाद होते हैं। हम चाहते हैं, हमारा कभी कभी ऐसा हो जाता है स्ट्रॉन्ग फील कि हमें एक अलग डेमोक्रेटिक सिस्टम चाहिए। डेमोक्रेटिक सिस्टम के बाहर जाके कोई हमें और सिस्टम चाहिए जो स्ट्रांग हो और जो कि सारी शांति शांति ले आए। बट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये चीज़ अलाउ बिल्कुल नहीं करता क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है कि वो इतनी आसानी से चेंज हो जाए। अब मन किया तो डेमोक्रेसी ला दी, अब मन किया तो मोनार्की ला दी या डिक्टेटरशिप ला दी। तो ऐसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल भी हमें अलाउ नहीं करता। तो अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें सेफ गार्ड्स प्रोवाइड करता है, हमें प्रोटेक्शन देता है, हमें फ्रीडम देता है। तो इतना तो हक बनता है कि हम उसे इतने इजी तरीके से तो चेंज ना कर सकें, वरना चेंज ही होता रहेगा फिर कॉन्स्टिट्यूशन हमारा। अब कुछ की फीचर्स आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। सो तो जब हम की फीचर्स की बात करते हैं तो देयर आर 5 की फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो ये मैं सबसे पहले आपको समझा देती हूँ कि इसमें क्या है। ये जो है इसमें बताया गया है कि जब हमारी कंट्री में ब्रिटिशर्स थे, जब ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में थे तो उन्होंने हमारी कंट्री को बहुत मिसरूल किया। ठीक है, हमारे बहुत फ़ायदा उठाया हम लोगों का। तो हमारे कुछ ऐसे फ्रीडम फाइटर जिन्हें हम कहते हैं वो थे जो क्या कर रहे थे, हमारे लिए लड़ रहे थे कि हमें वो क्या प्रोवाइड करवा सके, फ्रीडम हमें वो प्रोवाइड करवा सके। तो जब वो ये चीज़ के लिए लड़ रहे थे साथ साथ वो ये इमेजिन कर रहे थे और प्लान कर रहे थे कि जो फ्री इंडिया होगा वो किस तरीके का होगा। सो the long experience of authoritarian rule under the colonial state convinced India that free India should be a democratic in which everyone should be treated।
तो जो ब्रिटिशर्स उनको सप्रेस करते थे, जो दबाव उन पे डाल रहे थे, उन्होंने मजबूर कर दिया था कि जब आप फ्री हो ना इंडिया, जब भी आप फ्री हो गए ब्रिटिश रूल से, तो एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चूज करिएगा जो कि फ्री हो और सबको इक्वली माने, क्योंकि उनको पता था कि किसी के नीचे लग के काम करने में कैसा लगता है। अगर आपको भी ऐसा हो, मैं एक कमरे में आपको बंद कर दिया जाए, ठीक है, और आपको सब कुछ है, फोन है, नेटवर्क है, सब कुछ है, खाना पीना सब कुछ है, बट बाहर मेला लगा हुआ है, आप मेला देखने नहीं जा सकते, आपके पेरेंट्स बाहर घूमने जा रहे हैं, डिज्नीलैंड जा रहे हैं, आप वहां नहीं जा सकते, वो किस काम की, वो लग्जरीज किस काम की, जब आपके पास फ्रीडम ही नहीं है कि आप अपने कमरे से बाहर ही नहीं जा सकते हो। आपको चाहिए ऐसी फ्रीडम? नहीं। तो जब भी आप सोचो कि मैं इस कमरे से बाहर निकलूं, तो मैं किसी को भी कभी ऐसा नहीं करूंगा, मैं हमेशा सबको फ्री छोड़ दूंगा। तो यही सिचुएशन थी तब ब्रिटिशर्स के टाइम पे। तो जब हमारी कंट्री इंडिया जो है वो फ्री हुई, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो 300 पीपल्स कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में थे मौजूद, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, एंड इट टेक नियरली 3 years टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन। Okay, so now here we are. These members of the Constitutional Assembly had a huge task before them. The country was made up of several different communities, अलग अलग different languages थी, और एक ही बुक में इन सब अलग अलग कम्युनिटीज़ की एस्पिरेशंस को मद्देनज़र रखते हुए एक ऐसी रूल बुक निकालना जिससे ना कि मेजॉरिटीज़ को फ़ायदा हो, ना कि माइनॉरिटीज़ सोचे कि हमें फ़ायदा नहीं हो रहा, सारा मेजॉरिटीज़ को फ़ायदा हो रहा है। ऐसी एक बुक लिखना जो सबको एक जैसा समझे वॉज अ नॉट अ ईजी टास्क। अब ये इतना ईजी तो नहीं होता ना, मैं आपको बोल दूँ कि आपको कुछ ऐसा लिखना है जहाँ पे आपको अपने भी जो व्यूज़ हैं वो मान सको, पेरेंट्स के भी। कभी कभी हमारी ही फैमिली में ऐसा हो जाता है कि हम ही किसी ओपिनियन पे नहीं आ पाते, कहीं प्लानिंग को बाहर जाने की, पेरेंट्स कहेंगे हमें वहाँ जाना है, हम कहेंगे नहीं हमें वहाँ जाना है, खुद के ही अगर एक फैमिली में मैच नहीं होते, तो भाई जो इतनी कम्युनिटीज़ हैं उनको एक कि वो एक चीज़ पे एग्री करें, व्हाट नॉट अ इजी टास्क फॉर देम। साथ में जो इंडिया है वो डिवाइड भी हो रहा था, इंडिया और पाकिस्तान में। आपको पता है ना कि हमारी कंट्री 2 पार्ट्स में डिवाइड हुई। चलो मैं ये तो नहीं आपको बताऊंगी, बट स्टिल पता होना चाहिए आपको। तो वो भी इतना इजी नहीं था, बट स्टिल वो एक ओपिनियन पे आए और उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम कर दिया। तो सबसे पहला जो आता है फीचर, वो क्या है? फेडरलिज्म। फेडरलिज्म होता है कि हमारी 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, 3 लेवल ऑफ हमारी गवर्नमेंट है। कौन सी? स्टेट, सेंटर, और थर्ड वन जिसे हम कहते हैं पंचायत या फिर ग्रास रूट लेवल। तो ये 3 फॉर्म हमारी गवर्नमेंट है। अब एक क्यों नहीं बनाई उन्होंने, 3 क्यों बनाई? क्योंकि कंट्री जो हमारी इंडिया थी, बहुत अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं उसमें, मैंने जैसे आपको बताया। तो ये इतना इजी नहीं था कि एक पर्सन को हमने दे दिया कि अब ये है, यही सारा देखेगा, तो ये तो ओवर बर्डन हो जाएगा ना। तो इसलिए उन्होंने 3 बनाए कि अपनी अपनी प्रॉब्लम्स वो लेके आए और बैठ के डिस्कशन करें, और सबके फायदे में जो डिसीजंस हैं वो लिए जाएँ। ऐसा ना हो कि विलेज जो है, विलेज वाले जो लोग हैं, जो गाँव में रहते हैं, उनकी बात ही नहीं सुनी जा रही है। सिटीज़ को ही इतना मॉडिफ़ाई कर दिया है कि जो गाँव है वहाँ के रोड टूटे हुए हैं, गाड़ी की फैसिलिटी नहीं है। तो ये चीज़ें नहीं हों इसीलिए। सेकंड चीज़, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब हम देखते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब कि सबको वोट देने का हक है। ये देख रहे हैं यहाँ पे इस पिक्चर में लाइन में लगे हुए हैं सारे वोट देने के लिए। अब जब कम्युनिटीज़ की बात करते हैं, आपने सुना होगा कि पहले पहले औरतों को हक ही नहीं था कि वो मंदिर जाएं, कि वो पढ़ाई लिखाई करें। पहले ऐसा ही था कि औरतों को हक नहीं था कि वो वोट करें। बट हमारी इंडिया ने क्या किया, यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज से जितने भी हमारे एलिजिबल वोटर्स हैं, जो कि वोट देने के लिए एलिजिबल हैं, उनको ये नहीं देखा जाएगा कि वो किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, किस कम्युनिटी के हैं, किस लैंग्वेज के हैं, किस रीजन के हैं, सब वोट करेंगे। उनकी जो सोशल बैकग्राउंड है वो नहीं देखा जाएगा, बट वो इलेक्शंस देंगे, इलेक्शंस कंडक्ट एज अ वो भी खड़े हो सकते हैं, वो कैंडिडेट भी खड़ा हो सकते हैं और इलेक्शन में वोट भी कर सकते हैं। हमारी सेपरेशन ऑफ पावर। अब जैसे हमने देखा कि हमारे 3 लेवल हैं, वैसे ही हमारे 3 ऑर्गन्स भी हैं। अब 3 ऑर्गन्स कौन से हमारे? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। आपको ये चीज़ याद रखनी है, ऑर्गन्स आर डिफरेंट, लेवल्स आर डिफरेंट,
अभी हम इनको ऐसे पढ़ लेते हैं, आगे जाके हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। लेजिस्लेचर जो है वो इलेक्शन के रिलेटेड होता है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के रिलेटेड होता है। एग्जीक्यूटिव जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इम्प्लीमेंट करने के लिए कि गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है, जो लॉज बन रहे हैं वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। और जो जुडिशरी है वो कोर्ट के रिलेटेड होती है, इसके बारे में हम आगे पढ़ लेंगे। और ये जो है एक दूसरे पे चेक रखती हैं कि ये अच्छे से काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। अब फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो फंडामेंटल राइट्स हमारे जो होते हैं मेनली 7 होते थे पहले, 7 फंडामेंटल राइट्स होते थे, बट अभी हमारे सिर्फ 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। क्यों? क्योंकि एक जो फंडामेंटल हमारा राइट था जो कि था राइट टू प्रॉपर्टी, उसे ख़त्म कर दिया गया है, उसे एबॉलिश कर दिया गया है। और अभी हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एजुकेशनल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम यहाँ पे अपना फंडामेंटल राइट्स के बारे में देख लेते हैं। फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो हमें प्रोटेक्शन देते हैं कि हमारे जो ये राइट्स हैं वो कोई भी वायलेट नहीं कर सकता। अगर कोई हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, इवन द गवर्नमेंट, हम सीधे सू कर सकते हैं उसको और सीधे हम सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं। एंड द 5th वन इज़ सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म जो है वो इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं है, ये जो है सिर्फ समझाने के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक दिस इज़ द डेफिनेशन, आपको लर्न कर लेनी है ये डेफिनेशन। 5th वन सेक्युलरिज्म, ये जो नेक्स्ट चैप्टर आपका 2nd चैप्टर आएगा ये इसके ऊपर ही है, तो डिटेल में हम तब पढ़ेंगे। तो बट मैं आपको ऐसे समझा देती हूँ। सेक्युलरिज्म होता है कोई भी स्टेट, कंट्री की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, स्टेट मीन्स नेशन, कोई भी नेशन किसी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं करता। वो किसी भी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगा, ये नहीं कहेगा हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी, ये मुसलमान मुसलमान, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ हमारी कंट्री की अगर हम बात करते हैं इंडिया की, बीइंग अ डेमोक्रेटिक नेशन, हमारी कंट्री ने सेकुलरिज्म को अडॉप्ट किया है और हमारी कंट्री जो है वो किसी भी एक रिलीजन को नहीं वो ज़्यादा बढ़ावा देती, सब रिलीजन को वो एक जैसा सम्मान देती है, सब रिलीजन्स को एक जैसा रखती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हिंदू जो है, हिंदुस्तान बोलते हैं अगर हम इंडिया को, तो हिंदू जो है वो ज़्यादा मतलब हाई पोजीशन पे है, मुस्लिम्स को हम कुछ नहीं मानते, ये वो। लड़ाइयाँ होती हैं, अनडाउटेडली लड़ाइयाँ होती हैं हिंदू मुस्लिम में, कम्युनिटीज़ में, इंट्रा जो हमें मैंने पढ़ा, लड़ाइयाँ होती हैं। बट ऐसा नहीं है कि जो कंट्री है हमारी वो किसी एक रिलीजन को प्रमोट करती है कि सिर्फ हिंदू 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 या सिर्फ मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम। इट्स नथिंग लाइक दैट। सारे जो रिलीजन्स हैं हमारी कंट्री में एक जैसे हैं। सबको, अगर मेरे को पढ़ने का हक है बीइंग अ हिंदू, मुस्लिम को भी पढ़ने का हक है। आपने खुद देखा होगा अपनी क्लास में, अलग अलग स्टेट से आपकी क्लास में बच्चे होते होंगे, अलग अलग रिलीजन के बच्चे होते होंगे। तो हमारी कंट्री जो है वो किसी भी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं करती। तो विद दिस आई एम एंडिंग टुडेज़ वीडियो। ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है बच्चों। ये चैप्टर इतना डिटेल में नहीं है, बट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इनकी स्टार्टिंग में पढ़ लीजिए, क्योंकि जब आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको कम से कम इसको ऊपर ऊपर से पता होना चाहिए कि है क्या, या फिर हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। तो अब बात रही डिटेल एक्सप्लेनेशन की, वो हम जब ये इसके अलग टॉपिक आएगा तब हम कर लेंगे। तो अगर आपको अच्छे से समझ आ गया है, प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर विद योर फ्रेंड्स। और अगर आपको कोई भी डाउट है, फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। सो विद दिस आई एम एंडिंग टुडेज़ वीडियो। थैंक यू। सेफ रहिए, घर में मास्क पहने रखिए, दूरी बनाए रखिए, सैनिटाइज करते रहिए अपने आप को। थैंक यू।